है सबको? बेटा दिखाई दे रहा है सबको? मैम यस मैम, यस मैम दिख रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हेमोरॉइडेक्टॉमी। ठीक है, तो आज हम हेमोरॉइडेक्टॉमी के बारे में बात करेंगे। हेमोरॉइडेक्टॉमी एक तरह की सर्जरी है, नाम से ही पता चल रहा है ना, हेमोरॉइड मतलब हेमोरॉइड का होना, तो हेमोरॉइड की सर्जरी। ठीक है, तो हेमोरॉइड की सर्जरी को ही हम हेमोरॉइडेक्टॉमी कहते हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, किस किस केस में यूज करते हैं, किस में नहीं करते, इसके कितने टाइप थे, प्री ऑपरेटिव मैम कुछ सो नहीं हो रहा। क्या कह रहे हो? आप लोग ऐसे गायब कैसे हो जाते हैं बार बार? बेटा दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम यस मैम, यस मैम। करेंगे हेमरॉइडेक्टोटॉमी। ठीक है, हेमरॉइड की सर्जरी मतलब हेमरॉइड को ठीक करने के लिए या हेमरॉइड की जो सर्जरी होती है उसको हम हेमरॉइडेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम इसमें डेफिनेशन, इंडिकेशन और उसके टाइप, साथ साथ उसके प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेमरॉइडेक्टॉमी। ठीक है, तो हेमरॉइडेक्टॉमी इज द सर्जिकल एक्सिजन ऑफ हेमरॉइड्स। ठीक है, आप पहले ये बताओ हेमरॉइड्स के बारे में जानते हो? बेटा हेमरॉइड्स जानते हो? नो मैम। हेमरॉइड्स बेटा देखो, जैसे पाइल्स होता है ना, पाइल्स, पाइल्स तो जानते हैं ना, बवासीर यस जानते मैम, हो? हाँ यस मैम, यस हाँ मैम। हाँ, तो उसी तरह जो हेमरॉइड्स है ना वो हमारे रेक्टल और एनल, जो रेक्टल एनल एरिया होता है ना वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मासेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, वो पाइल्स की वजह से भी हो जाते हैं, या मतलब जो हमारे जो एक्सक्रीटरी जो एरिया है, जो हमारे एनस और रेक्टल है, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मासेस जनरेट हो जाते हैं, टीयरिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से हेमरॉइड हो जाता है। ठीक है, हेमरॉइड होने की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उठने बैठने में, और खास तौर से मतलब टॉयलेट जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम हेमरॉइडेक्टॉमी का यूज करते हैं। अब तो समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक है, तो हेमरॉइड की सर्जरी
जो होगी वो हेमरॉइडेक्टोमी होगी। तो हेमरॉइडेक्टोमी इज द सर्जिकल एक्सीजन ऑफ हेमरॉइड, ठीक है। इसमें हम हेमरॉइड को क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू निकाल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेशन कि किस किस केस में हम हेमरॉइडेक्टोमी सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है सिम्प्टोमेटिक ग्रेड 3, ग्रेड 4 और और हेमरॉइड्स। तो देखो हेमरॉइड्स होते हैं ना बेटा, वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल, मतलब कुछ पार्ट इंटरनल भी हो जा सकता है और कुछ पार्ट एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो उस केस में अगर सिम्टम्स ग्रेड 3, देखो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का तो पता कभी नहीं लग पाता है, ठीक है। अगर होगा भी तो उसको मेडिकेशन के थ्रू हम डिसॉल्व करवा देंगे, लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में ये मेडिकेशन से खत्म नहीं होते। तो उस केस में हम हेमरॉइडेक्टोमी का यूज करेंगे। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हम हेमरॉइडेक्टोमी का यूज करेंगे, और साथ साथ इंटरनल और एक्सटर्नल जो हेमरॉइड इकट्ठा है, एक साथ मिले हुए हैं, उस केस में हम हेमरॉइडेक्टोमी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर देयर, बेटा जिसका भी माइक ऑन है वो बंद कर लो। Where there are additional एनोरेक्टल कंडीशन दैट रिक्वायर सर्जरी। देखो जहां लिखा है ना वेयर देयर, मतलब कहीं जहां भी एनोरेक्टल मतलब एनस और रेक्टर की जो कंडीशन है ना, हेमरॉइड की कंडीशन, मतलब एनस और रेक्टर की अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो उस केस में भी हम हेमरॉइडेक्टोमी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पता है हेमरॉइड की वजह से जो पासेस होता है ना, जो पासेस होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उस ब्लॉक को हम ओपन कर लेते हैं हेमरॉइडेक्टोमी से, उस ब्लॉक को ओपन कर लेते। नहीं तो अगर वो पासेस बहुत ज्यादा बंद है तो हेमरॉइड को हटाकर और साथ साथ एक हम क्या करते हैं दूसरी साइड से भी ओपनिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम कंडीशन पे एनल और रेक्टल की कंडीशन को देख के ही करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैंगुलेटेड इंटरनल हेमरॉइड एंड सम थ्रोम्बोसाइट एक्सटर्नल हेमरॉइड, मतलब इंटरनल जो इंटरनल अगर हेमरॉइड हो गए उस केस में, नहीं तो एक्सटर्नल अगर जमा बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल हेमरॉइड जमा हो गया है, तो उस केस में भी हम हेमरॉइडेक्टोमी का यूज करेंगे। फिर वेयर पेशेंट हु कांट टॉलरेट या फेल मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, मतलब और उन पेशेंट में सबसे ज्यादा मतलब करेंगे जो पेशेंट इसको मतलब सह नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम को सह नहीं पाएंगे, ठीक है, उस केस में हम हेमरॉइडेक्टोमी कर देंगे, ठीक है। तो हेमरॉइडेक्टोमी हेमरॉइड्स के लिए ही किया जाता है। तो काफी जो पेशेंट होते हैं ना कि काफी पेशेंट होते हैं कि चलो काम चल रहा है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, कभी होता है कि मतलब पेशेंट बर्दाश्त नहीं करता, तो उस केस में भी जो डॉक्टर होता है वो हेमरॉइडेक्टोमी करने को कह देता है। इतना समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बात आती है हमारे ओपन हेमरॉइडेक्टोमी, ठीक है। ओपन हेमरॉइडेक्टोमी, क्लोज हेमरॉइडेक्टोमी और स्टेपर्ड हेमरॉइडेक्टोमी। अब ये जो हमारे क्या है हेमरॉइडेक्टोमी के टाइप थे। तो हमारे हेमरॉइडेक्टोमी ओपन, क्लोज और स्टेपल हेमरॉइडेक्टोमी का हम यूज करते हैं। तो हमारे हेमरॉइडेक्टोमी जो सर्जरी है उसकी 3 टाइप है, ओपन, क्लोज एंड स्टेपर्ड हेमरॉइडेक्टोमी, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, मतलब ऑपरेशन से पहले की जाने वाली प्रिपरेशन। पेशेंट शुड, तो इसके लिए क्या है, नॉर्मल सी बात है कि काफी अगर रीनल और रेक्टल है, हेमरॉइड है, तो मान लो कि उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें फास्टिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। और पेशेंट को ऐसी डाइट देनी पड़ेगी कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यही तो सारी चीजें देखेंगे हम, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में हमें क्या करना चाहिए, तो पेशेंट शुड आइडली बी पुट ऑन हाई फाइबर डाइट, मतलब हमें पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देना चाहिए एंड स्टूल सॉफ्टनर फॉर सेवरल डे, ठीक है। हमें पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देनी चाहिए और साथ साथ हमें स्टूल सॉफ्टनर
जो मतलब मेडिसिन होती हैं जो भी है वो कुछ दिन पहले से देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि मतलब जब उसे स्टूल पास करना हो तो पेशेंट को कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, काफी लोग ऐसे होते हैं ना जो वॉशरूम में 10-10 मतलब 15-15 20-20 मिनट वो बिता देते हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होती है। ठीक है, तो ये मतलब ये पहला सिम्टम कि जो लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठते हैं ना, उनमें हेमरॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पेशेंट शुड आइडली पुट ऑन हाई फाइबर डाइट एंड स्टूल सॉफ्टनर फॉर सेवरल डे। मतलब कुछ दिन पहले से ही पेशेंट को हाई फाइबर की डाइट देनी चाहिए और साथ साथ स्टूल सॉफ्टनर भी देना चाहिए, ताकि उनका जो स्टूल हो इजिली पास हो जाए। दिस इज टू रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव पेन। और ये इसलिए देना चाहिए क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद पेन कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन हो जाएगा और उसके बाद स्टूल टाइट आएगा तो उन्हें क्या करें, प्रेशराइज करना पड़ेगा, और प्रेशराइज करेगा तो जहाँ पे सर्जरी हुई है उस वाले एरिया में कॉम्प्लिकेशन या ब्लीडिंग हो सकते हैं, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए पेशेंट को कुछ दिन पहले से ही हाई फाइबर डाइट के साथ साथ स्टूल सॉफ्टनर भी देना चाहिए, ताकि ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को किसी भी तरीके की स्टूल पास करने में किसी भी तरीके की दिक्कत या पेन फील ना हो, एंड टू रिड्यूस चांसेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फिसेट इंफेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टुलोज टेकन। लैक्टुलोज ये हमारा लैक्सेटिव है बेटा। लैक्टुलोज लैक्सेटिव होता है जो हमारे स्टूल को या ये कह लो जो हमारे स्टूल को सॉफ्ट कर देता, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन होने से भी रोकता है। तो लैक्टुलोज एक तरीके का लैक्सेटिव है जो हम पेशेंट को स्टूल के लिए देते, ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो और स्टूल है वो भी सॉफ्ट हो, जिससे पेशेंट को स्टूल पास करने में कोई दिक्कत ना हो। तो लैक्टुलोज टेकन फॉर 4 days prior to hemorrhoidectomy reduce post operative pain। तो हेमरॉइडेक्टोमी सर्जरी से के बाद होने वाले पेन से बचाने के लिए पेशेंट को सर्जरी से 4 दिन पहले ही लैक्टुलोज देना स्टार्ट कर देना चाहिए। समझ में आया इतना बेटा? आप लोगों को समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट Yes, ma'am. antibiotic prophylaxis is advisably for all clean contaminated operations such as hemorrhoidectomy। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पेशेंट को हेमरॉइडेक्टोमी जैसे ऑपरेशन है तो उस केस में क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक पैरालिसिस क्या है, पेशेंट को पहले से ही देना चाहिए ताकि उसको बाद में इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए। ठीक है, एनेमा ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन। एनेमा क्या होता है? सुना है एनेमा के बारे में बेटा? सुना है एनेमा ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन? बेटा एनेमा एक तरीके का मतलब ये एनेमा क्या है? एनेमा एक तरीके की एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, लोअर जीआईटी ट्रैक मतलब एनएस रेक्टम के थ्रू जो भी क्या होता है, जो भी स्टूल होता है, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ये रेक्टल में जो भी स्टूल होता है उसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो एक एनेमा एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू स्टूल को सलाइन वाटर इंड्यूस करके, इंसर्ट करके, जैसा भी है, जो स्टूल होता है उसको वहां से रिड्यूस मतलब वहां से एक्सट्रैक्ट कराना है, एक्सक्रीट कराना है वहां से। ये कह लो जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, मतलब कोई पेशेंट आ गया और ऑपरेशन करना है और उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट को एनीमा देंगे। एनीमा के थ्रू स्टूल इजिली पास हो जाएगा, इसका मतलब उसका इंटेस्टाइन
प्रॉपर खाली हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये हम हेमरॉइड की टेक्निक में नहीं देते, ये हम एनिमा नॉर्मल भी देते। तो एनिमा हम इसलिए देंगे क्योंकि जो हेमरॉइड का पेशेंट आया है, हेमरॉइड का अगर पेशेंट आया तो नॉर्मल सी बात है, अगर हेमरॉइड का पेशेंट आया तो इसका मतलब है उसको स्टूल पास करने में दिक्कत है। ऑपरेशन के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इससे पहले हम इंटेस्टाइन को क्लियर कर लेंगे। इंटेस्टाइन को क्लियर करने के लिए हमें एनिमा की जरूरत होती है। तो ऑपरेशन के ही दिन एनिमा को हम यूज करेंगे फॉर द क्लीनिंग लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बेटा ये बात समझ में आई किसी को? यस मैम, आ गई। क्या आ गई? एनेमा एक ऐसा प्रोसेस बोलो। एनेमा एक प्रोसीजर है जिसमें बॉडी की जो लोअर जीआईटी ट्रैक है उसमें से वेस्ट को कराना होता है, mixing कराना होता है। और कुछ समझ में नहीं आया? बेटा और किसी को समझ में आया? ओटी वालों? मैम कुछ कोटी के बच्चे ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहे हैं। ये बार बार रिमूव क्यों हो जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैम सीमा का तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, वो बार बार हट जाता है उसका तो। आ गई सीमा? मैम हो गया। बेटा दिखाई दे रहा है ना? बेटा दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो एनीमा का मतलब समझ गया? ठीक, दिखाई दे रहा है ना सबको? मैम तिरछा आ रहा है, तिरछा दिखाई दे रहा है। सही क्या आ गया। हो गया मैम, सही। ठीक है, तो देखो एनीमा जो टेक्निक है, एनीमा के बारे में पता चल गया? सीमा बताओ, समझ में आया? सीमा बेटा बोलो, समझ में आया? मैम नहीं आया। तब मैम से मैं क्या कूलर खराब हो गया तो वो सही करवा रहे थे। तो देखो एनीमा अब नॉर्मल से छोटी, मैंने जो बताना था बता दिया, बस शॉर्ट फॉर्म में बता रही। एनीमा एक ऐसी टेक्निक है जिसके जो हम लोअर जेटी ट्रैक मतलब जो हमारा एनएस रेक्टम है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक इंसर्शन करके जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहां उसको हम क्लियर कर लेते हैं। मतलब एनीमा के थ्रू हम स्टूल को पास करवाते हैं नॉर्मल। ये समझ में आ गया बेटा? इतना समझ यस में आ मैम। गया? ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक। ये भी क्या करेंगे, हम पेशेंट को देंगे ताकि बाद में उसको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनेस्थीसिया की कि इसमें हम कौन सा एनेस्थीसिया देंगे। तो हमारा जो हेमरोइडेक्टोमी है, हम इसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं और जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। मतलब जनरल तो दे ही सकते हैं और स्पाइनल भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो सर्जन है या जो सर्जन है वो कौन सा एनेस्थीसिया अलाउ करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम हेमरोइडेक्टोमी में स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं तो जनरल एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि पोजीशन पेशेंट सर्जरी टेबल पे या ऑपरेशन टेबल पे, ठीक है, कौन कैसे मतलब उसकी पोजीशन कैसी होगी? नॉर्मल सी बात है, जब तक हमें
पोजीशन का पता नहीं चलेगा तो हम सर्जरी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन के पेशेंट को ओटी टेबल पे कैसे लिटाना है या उसकी पोजीशन क्या है, तो उस हेमरॉइडेक्टोमी में जो पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो लिथोटॉमी होगी। लिथोटॉमी पोजीशन जानते हो? बेटा लिथोटॉमी पोजीशन जानते हो? जिसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है और उसके पैरों को बेंड करके ऊपर थोड़ा सा हैंग कर देते हैं, जैसे कि डिलीवरी के टाइम जो डिलीवरी के टाइम जो पोजीशन होती है उसको हम लिथोटॉमी पोजीशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया? यस मैम आ गया। ठीक है। तो हेमरॉइडेक्टोमी में जो पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो लिथो पोजीशन, ठीक है। अब है स्किन प्रिपरेशन। स्किन प्रिपरेशन में क्या करेंगे, पेरिनियम और एनल कैनाल, उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। नेक्स्ट है सर्जन सिट फेसिंग द पेरिनम, जो सर्जन होगा वो पेरिनम को फेस करके, मतलब पेरिनम के एकदम सामने खड़ा होगा या बैठा होगा, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर उसको देख सके कि प्रॉब्लम कैसे कहाँ है, ठीक है। तो वो पेरिनम के सामने बैठा होगा। अब नेक्स्ट चीज आती है प्रोसीजर। ये तो हमारी क्या होगी, प्री ऑपरेटिव केयर हो गई, ठीक है, ये प्रिपरेशन हो गई। अब बात आती है प्रोसीजर की, हमें करना क्या है, मतलब प्रोसीजर कैसे होता है। तो इसमें है इंसर्ट पार्कस एनल स्पेकुलम टू डिस्प्ले द हेमरॉइड। तो हम क्या करेंगे, पार्कस एनल स्पेक्ट्रम को, पार्कस को क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। कहाँ पे, एनल स्पेकुलम में इंसर्ट कर देंगे। टू डिस्प्ले द हेमरॉइड टू बी ऑपरेटेड अपॉन, जिससे क्या है, जो हेमरॉइड है वो हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे, ठीक है। ग्रास्प द हेमरॉइड एट द मैक्यूकुटेनियस जंक्शन विथ हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स। और उसके बाद जो हमारा जो हेमरॉइड जो एरिया है, ठीक है, म्यूकोकुटेनियस जंक्शन पे, उसको हम क्या करेंगे, हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स से पकड़ लेंगे एंड रिट्रैक्ट टुवर्ड सर्जन, और जिसकी वजह से वो क्या होगा, सर्जन को रिट्रैक्ट, जिसकी वजह से सर्जन को वो मिल जाएगा, ठीक है। इंसीज द स्किन एट द बेस ऑफ हेमरॉइड, जो जहां भी हेमरॉइड है उसके उसका जो बेस होगा स्किन का, उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। उसको कट करने के बाद क्या होगा, विद द सीजर से उसे कट कर देंगे एज ए वी शेप इंसिजन, और वी शेप का इंसिजन शो करेंगे, वी शेप इंसिजन देंगे हम, वी शेप इंसिजन विद बेस ऑफ वी टुवर्ड द हेमरॉइड, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंड दिस इंसिजन इनटू म्यूकस, और इस इंसिजन को हम म्यूकस तक ले जाएंगे, धीरे धीरे म्यूकस तक ले जाएंगे, आइदर साइड ऑफ हेमरॉइड राइजिंग, जहां से हेमरॉइड स्टार्ट हुआ है उस एरिया तक हम ले जाएंगे, ठीक है, मसल्स ऑफ द इंटरलेस पिंचर, और वहां से उस मसल्स को निकाल देंगे। डाइसेक्शन इज कंटिन्यू, और जो डाइसेक्शन कटिंग जो हो रही है ना, डाइसेक्शन वो कंटिन्यू लगातार करते रहेंगे जस्ट बियॉन्ड द डेंटाइट लाइन, जब तक डेंटाइट लाइन हमें मिल नहीं जाती तब तक हम उसका डाइसेक्शन करते रहेंगे, ठीक है। ट्रांसफिक्स एंड लाइगेट द पेडिकल्स ऑफ द हेमरॉइड विद 0 to वेसल, इसके बाद हम क्या करें, उसको फिक्स कर देंगे, उसको अटैच कर देंगे, किसके थ्रू, किसके थ्रू, टू विक्राइल सूचर के थ्रू उसको हम फिक्स कर देंगे, लीव लॉन्ग लेंथ ऑफ सूचर, और मटेरियल को अटैच कर देंगे। फिर क्या करेंगे, एक्सरसाइज द हेमरॉइड 0.5 सेंटीमीटर डिस्टल टू लैगेटर, और क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर देंगे अराउंड 0.5 सेंटीमीटर तक का, ठीक है, मतलब कटिंग की और उसके बाद हमने उसकी सूचरी कर दी। इतना समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया? ये देखो दिखाई दे रहा है कुछ? यस मैम। ये हमारे हेमरॉइड फोर्सेप्स हैं, देखो ये इंसर्शन किया गया है और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मासेस है हाँ उसको देखा है। देखा है ना, यस मैम देखा है। देखा है ना, तो इसमें हटा लेते हैं, जिसने देखा होगा उसको इजीली समझ में आ गया होगा।
अब बात है रिपीट द प्रोसीजर विद इन द अदर हेमरॉइड। अगर कोई और मतलब ऐसा नहीं कि एक एक करके, मतलब ऐसा नहीं हेमरॉइड की पूरा एक साथ कर लेंगे, क्योंकि हेमरॉइड क्या अलग अलग मासेस होती हैं। तो फिर हम रिपीट द प्रोसीजर, और उसी प्रोसीजर को जैसे कि इसमें दिखाया है ना बेटा, देखो दिख रहा है ना, ये थोड़ा 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 पास थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके उसको वहां से कट कर रहे, दिख रहा है ना बेटा सबको? यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम उसकी कटिंग करेंगे। तो ये रिपीट द प्रोसीजर विथ अदर हेमरॉइड, लीव ए म्यूकोक्यूटेनियस ब्रिज बिटवीन ईच हेमरॉइड टू रिड्यूस एनी सबसिक्वेंट एंड स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, हम जो म्यूकस कंटिन्यूअस जो हमारा ये म्यूकोक्यूटेनियस जो ब्रिज है, किसके बीच हेमरॉइड के बीच जो था, उसको हम ऐसे छोड़ देंगे ताकि वो अपने आप कम हो जाए। एट द एंड प्लेस ए स्मॉल पैराफिन, और उसके एंड में हम क्या करेंगे कि इस पैराफिन, जो पैराफिन आते हैं उसको शॉक करके वहां पे लगा देंगे, जिससे जो ब्लीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कहाँ की? कैनाल की, एनल कैनाल है ना, वहां की ब्लीडिंग रुक जाएगी। सपोर्ट बाय टी शेप बैंडेज, और उसको टी शेप बैंडेज से हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब बात आती है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के। ये ऑपरेशन होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद हमें क्या मैनेज करना है? तो क्या है, एडुकेट एनर्जेटिक्स देंगे, मतलब हम उस पेशेंट को एनर्जेटिक्स देंगे जिससे उसको क्या है, पेन फील नहीं होगा। बल्क लैक्सेटिव देंगे। अब बात की ना बल्क लैक्सेटिव, एंटीबायोटिक देंगे, मतलब पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो, और बल्क में लैक्सेटिव देंगे ताकि जो स्टूल पास होगा वो कैसा हो, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, जिससे एनल कैनाल पे प्रेशर ना पड़े। तो उसको हम लैक्सेटिव देंगे ताकि उसको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो और उसको पेन ना हो। उसके बाद है वार्म सिट बाथ, और उसको वार्म सिट बाथ कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका 5th डे पे एनल स्टेनोसिस करेंगे। ठीक है, कि ये देखेंगे कि जो वहां पे रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हम वहां पे चेक करेंगे। ये देखो म्यूकोक्यूटेनियस ब्रिज दिख गया बेटा, दिख गया? यस मैम। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस, कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अर्ली में हेमरेज हो सकता है, एक्यूट यूरिन रिटेंशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन विद पेन रिजल्टिंग, या फिसिट इम्पैक्ट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर हम हेमरॉइड का मतलब ट्रीटमेंट ना कराएं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम लेट हो जाए तो बाद में कौन कौन से ऑपरेशन होने के बाद क्या हो सकता है, एनल स्टेनोसिस हो सकता है, फ्यूसर हो सकता है, स्किन टैग हो सकते हैं, रिकरेंस हो सकता है, और इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस होते हैं। मतलब एक कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन से पहले की है और एक कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन होने के बाद किया, या बहुत दिनों बाद की है। ठीक है, इतना समझ में आ गया?